दोस्तों, मेरा नाम वर्षा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है सेना। तो हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से सेनाओं के अंदर बदलाव आ रहा था। पहले जब जंग हुआ करते थे तो लोग आपस में मिलके ही लड़ाई या युद्ध लड़ते थे, कोई ऐसी खास सेना नहीं बनाते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे महाजनपदों का उदय हुआ, सेना अब स्थायी रूप से राजा रखने लग गए थे, सालों भर रहते थे, उनको वेतन मिलता था, ये सारी चीजें मिलती थी। लेकिन अब के दौर में कुछ बदलाव आए, उन बदलाव को समझते हैं। राजा सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, घुड़सवार, रथ और पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक होते थे। तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके का सेना होता था। इस वक्त में जो राजा थे वो अपने पास सभी तरीके के सैनिकों को भर्ती करते थे, और तो और एक सेना नायक या फिर एक से अधिक सेना नायकों को नियुक्त करते थे, जो कि युद्ध के वक्त में इन सैनिकों की नेतृत्व करेंगे, इनको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको युद्ध लड़ना है। लेकिन एक और चीज यहाँ क्या हुई कि कई बार सेना नायक राजा को सैन्य सहायता देते थे। इन्हें नियमित वेतन ना देकर भूमि दी जाती थी, जिससे ये कर वसूलते थे। ये सामंत भी कहलाते थे। जहां राजा निर्बल होते थे, ये स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो अब क्या हुआ, जो सेना नायक थे, जो हमारे सैनिकों की नेतृत्व कर रहे हैं, कई बार वो अपनी अलग से सैन्य टुकड़ी रखते थे, और जब भी राजा को जरूरत पड़ती थी वो इन टुकड़ियों को युद्ध में उतारते थे। अब ऐसे सेना नायकों को वेतन नहीं मिलेगा जो कि अपने साथ सैन्य टुकड़ी रख रहे हैं, बल्कि उन्हें अब भूमि मिलेगी। भूमि अनुदान के रूप में मिलेगी, और ये जो भूमि होगी, यहाँ से ये सेना नायक अपने लिए कर वसूलेंगे, और इस कर के द्वारा ये जो सेना नायक होंगे वो अपने सैनिकों को, जो सैन्य टुकड़ी है, उनको वेतन देंगे, उनके लिए गोला बारूद खरीदेंगे, जो युद्ध के सामान है वो सभी खरीदेंगे इन करों के द्वारा। अब ऐसे सेना नायक को हम सामंत के रूप में जानने लगे थे। और जब भी राजा निर्बल होता था, यानी जब भी राजा के पास पावर कम होने लगती थी, ऐसे सामंत, ऐसे सेना नायक खुद को स्वतंत्र करने की कोशिश करते थे और खुद को राजा घोषित करने की कोशिश करते थे। तो ये था कि किस प्रकार से हमारे सेना के अंदर बदलाव देखने को मिल रही है कि सेना तो अभी भी वैसे ही है, राजा अपने साथ सैनिक रख रहा है, एक सुसंगठित सेना का निर्माण कर रहा है वो, लेकिन साथ ही साथ सामंतों के आने की वजह से जो पावर का, जो हमारे पास बल था, शक्ति था, उसमें बार बार बैलेंस बिगड़ रहा था इन राजाओं और सामंतों के बीच। नेक्स्ट चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, जिसमें हम तो इस दौर में क्या हो रहा है कि कुछ सभाओं का आयोजन हो रहा है। इन्हीं सभाओं को हम समझेंगे, लेकिन इनके बारे में पता कैसे चला कि इस वक्त पे सभाएं लग रही है। तो दरअसल हुआ यूं कि पल्लवों का एक अभिलेख मिला। जो पल्लव राजा था, साम्राज्य था हमारा पल्लव का, उनका एक अभिलेख मिला जिनमें इन सभाओं का जिक्र था और इन सभाओं के बारे में बता रखा था। तो ऐसी ही एक सभा थी हमारी ब्राह्मण भूस्वामियों का। तो जो भी भूस्वामी ब्राह्मण वर्ग से संबंधित थे, जब वो संगठन बनाते थे तो ऐसी सभाओं को सभा के नाम से जानते थे, इन्हें सभा कह के बुलाते थे। इन सभाओं में क्या क्या होता था, ये सभाएं उप समिति के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़ी विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों का देखरेख आदि का काम करती थी। तो इन सभाओं में क्या काम होंगे, सिंचाई की बातें होंगी, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न कामों पे चर्चा होगी, सड़कों का निर्माण के लिए बात होगा, स्थानीय मंदिर में किस प्रकार से अच्छे से देखरेख करें, वो सभी चीजें यहाँ पे क्या होगी, चर्चा में लाई जाएंगी उप समितियों के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उन नामक ग्राम सभा के होने की बात की गई। तो वो इलाके जहां पे ब्राह्मण भूस्वामी नहीं रहते थे, कोई और जाति के भूस्वामी रहा करते थे, उन सभाओं को हम उर के नाम से जानते हैं। और तीसरी बात है कि नगरम व्यापारियों का एक समूह का नाम था, और जब भी व्यापारी आपस में आके समूह बनाते थे तो उसको हम नगरम के नाम से जानते थे।
अब इन नगरम में क्या होगा, इन नगरम में व्यापार से जुड़ी बातें होंगी, किस प्रकार से व्यापार में वृद्धि करे या व्यापार में आने वाली बाधाओं पे चर्चा की जाती थी। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है आम लोग। जो आम लोग हम जैसे लोग थे इस वक्त में, जब हमारे पल्लवा और चालुक्य रह रहे थे और हमारे बाण भट्टा, रवि कीर्ति जैसे कवि रह रहे थे, तो उनकी लाइफ कैसी थी वो समझते हैं। तो देखिए, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। तो जन साधारण जो है, जो आम लोग जिन्हें हम कहते हैं, उनके बारे में हमें नाटकों के द्वारा, कवियों के द्वारा या फिर किसी लिखित स्रोत के द्वारा पता चलता है। और ये जो आम लोग हैं, ये कभी भी नायक नहीं हुआ करते थे। ये क्या होते थे, नाटक के अंदर थोड़ा बहुत हेल्पिंग कैरेक्टर का इस्तेमाल होता था इनका, यानी कि इनकी लाइफ को आप साइड व्यू से देखते थे। अगर कुछ बातचीत चल रही है तो उसके द्वारा हम इन्फरेंसेस निकालते थे, उसके द्वारा हम समझने की कोशिश करते थे कि ये जो आम लोग हैं वो किस प्रकार की जिंदगी जी रहे थे। तो ऐसे ही हमारे लेखक, नाटक नहीं कह सकते हैं, ऐसे ही हमारे लेखक थे कालिदास। कालिदास ने अपने नाटक में राज दरबार का चित्रण किया था। तो इन्होंने राज दरबार का चित्रण किया और इसमें राजा और ब्राह्मणों को संस्कृत में तथा आम लोग व महिलाओं को प्राकृत भाषा में बोलता हुआ दिखाया गया। तो हमें आम लोगों की भाषा यहाँ से पता चली कि आम लोग प्राकृत भाषा में बोलते थे, वहीं राजा और ब्राह्मण संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। और साथ ही साथ जो युवतियां थी, जो महिलाएं थी, वो भी संस्कृत भाषा ना बोलकर प्राकृत भाषा ही इस्तेमाल करती थी। आगे चलिए, कालिदास के सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत नाम एक राजा और शकुंतला नाम की स्त्री का प्रेम कहानी है। तो यहाँ पे जो हमारे कालिदास है, उन्होंने जब एक राजा के राज दरबार का सीन दिखाया था, तो वहां पे एक्चुअल में वो एक स्टोरी सुना रहे थे, कहानी सुना रहे थे शकुंतला नाम की एक युवती की और दुष्यंत की, जो कि एक प्रेम कथा है। और इस प्रेम कथा के थ्रू हमें किसी भी आम इंसान की जिंदगी के बारे में पता चला कि किस प्रकार से इस वक्त के आम लोग रहा करते थे। ऐसे ही हमारे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कवियों ने, तीर्थ यात्रियों ने इंडिया के अंदर, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आम लोगों की जिंदगी को बयां किया अपने शब्दों में। फाशियान ने अछूतों की दुर्गति पर लिखा है, ये लोग प्रायः शहरों के बाहर रहते थे यहाँ, तथा जब बाजार या शहर में आते थे तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के टुकड़ों पर चोट करते रहते थे। तो ये जो हमारे अछूत लोग थे, उनकी दुर्गति के बारे में फाशियान ने लिखा। ये भी एक तीर्थयात्री थे, चीन से आए थे, और इन्होंने इन दलितों के बारे में, अछूतों के बारे में लिखा कि किस प्रकार से इनको शहरों के अंदर आने की अनुमति नहीं थी, बाजारों में जाने की अनुमति नहीं थी, और जब भी ये बाजारों और शहरों में आते थे तो इन्हें अपने आने का संकेत देना पड़ता था। तो ये सारी चीजें जो थी वो हमें तीर्थयात्रियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा मिलती है। बाण भट्ट ने भी बहुत सारी बातें अपनी जितने भी लेखन के सामग्री है उनमें बताया था कि किस प्रकार से जो आम लोग हैं वो राजाओं से डरते थे, राजाओं के काफिलों से डरते थे, क्योंकि जो स्थिति होती थी राजाओं के गुजरने के बाद, काफिलों के गुजरने के बाद, वो काफी दयनीय स्थिति हो जाती थी उस जगह की, वहां पे कुछ भी नहीं बचता था। लेकिन अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि राजा को मना कर दे कि आप हमारे गांव में ना आए। तो इस वजह से बहुत सारे जो लोग हुआ करते थे, जो गांव के निवासी होते थे, वो हमेशा भगवान से यही मनाते थे कि हमारी गांव से कोई भी राजा का काफिला ना गुजरे। अगर आपको ये जो राजा के काफिला के बाद वाला सीन जानना है तो आप ही की किताब में बड़ी ही अच्छी तरीके से एक वृतांत दे रखा है, आपसे जरूर पढ़िए और समझने की कोशिश करिएगा कि किस प्रकार से आम लोगों की जिंदगी हुआ करती थी और किस प्रकार से राजा के
कारण उनकी जिंदगी में क्या होता था, परेशानियां आती थी। सो ये था हमारा अध्याय 10 का पूरा टॉपिक। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं 10 अध्याय के अभ्यास प्रश्न उत्तर की। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।